बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा एग्ज़ाम फ़ोल्डर हम करने जा रहे हैं, एक दफ़ा दोबारा सारे सिलेबस को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जा रहे हैं। पहला ये शुरू ना करें। पहला चैप्टर जो है वो है हमारा अकाउंटिंग फंडामेंटल्स का। अब हम क्या करेंगे, अपनी हेडिंग पकड़ेंगे जो हमने डिस्कस की हुई है, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम स्टैंडर्ड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इस तरीके से रिवीजन साथ साथ करते रहेंगे। अब है बैठ कर सिर्फ टाइम पूरा करना है, एक है बैठ कर अच्छे तरीके से सर के साथ पार्टिसिपेट करना। जो पार्टिसिपेट करेगा उसकी रिवीजन यहीं हो जाएगी, उसकी प्रेपरेशन भी इंशाल्लाह यहीं हो जाएगी। ठीक है। अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी थी, एक थी बुक कीपिंग की और एक थी अकाउंटिंग की। बुक कीपिंग नैरो रेंज, जब आपसे पूछूं जब आपने जवाब देना है। बुक कीपिंग नैरो रेंज थी, अकाउंटिंग ब्रॉडर रेंज थी। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड थे लेकिन दोनों डिफरेंट टर्म्स थी। बुक कीपिंग में दो चीज़ें आती हैं, एक आता है जर्नल बनाना, एक आता है लेजर बनाना। बुक कीपिंग की डेफिनेशन में आता है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड मेंटेनिंग लेजर। आपकी बुक थ्योरी में आई कैप ने जर्नल अज्यूम नहीं किया हुआ है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री अज्यूम किया हुआ है। तो आपने जहन में रखना है जब थ्योरी का एमसीक्यू आए तो हमने क्या अज्यूम करके चलना है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री बन रही हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में रिकॉर्डिंग भी है, क्लासिफाइंग भी है, समराइजिंग भी है और इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स भी है। इंटरप्रिटेशन जो है ये कैफ में पढ़ते हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के पेपर में, जिसे रेशो एनालिसिस कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में कितनी चीज़ें हैं, चार, एक, दो, तीन और चार। इस अकाउंटिंग की आगे दो ब्रांचेज हैं, एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, एक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड्स बनाते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करके स्टेक होल्डर को देते हैं, जबकि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैं इंशाल्लाह आपको बिज़नेस रन करना सिखाऊंगा। उसके लिए बिज़नेस के लिए प्लानिंग करेंगे, कंट्रोल करेंगे और डिसीजन मेकिंग करना सीखेंगे। ये एमसीक्यू मुझे करके दीजिए प्लीज़। कैन भी आ जाए तो इसका मतलब अगर एक आधा पॉइंट भी डेफिनेशन का आ रहा है तो आप इसमें शामिल उसे कर सकते हैं। अकाउंटिंग कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द रिकॉर्डिंग एंड समराइजिंग। क्या ये दोनों शामिल थे डेफिनेशन में? तो इसका मतलब ये ट्रू हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिस्क्राइब करता है प्रोडक्शन ऑफ अ स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर इंटरनल यूज़। जी नहीं, डेफिनेशन में याद रखिएगा ये किसके लिए बनाया जाता है, क्योंकि इंटरनल वालों के पास तो पहले ही इंफॉर्मेशन होती है, तो ये सही नहीं है। कौन सा ठीक हुआ? वन ओनली। तो जब 30 सेकंड दूं तो फोकस करना है, लीजिए टाइम। आंसर अपने पास रखना है, शोर नहीं मचाना, ये आंसर है, ये आंसर है, अपने पास रख लें। जब टीचर डिस्कस करे पता चल जाएगा आपने ठीक किया या गलत किया। मेन का मतलब होता है बेस्ट डेफिनेशन। भाई मेन का मतलब, कैन बी, मे बी का मतलब कि ये डेफिनेशन में शामिल है, लिख लें। मेन का मतलब प्योर डेफिनेशन, कैन बी, मे बी का मतलब ये डेफिनेशन में शामिल है। शॉर्ट नोट्स बना के रखने, इसके लिए अलहदा पेजेस लें, 3-4 पेजेस रखेंगे। इस पूरे 15 दिन में सर जो बोलेंगे मैंने उसे एग्ज़ाम फोकस के लिए संभाल के रखना है, नॉर्मल नहीं लिखना है। इसके लिए आपको अलहदा पेजेस रखने पड़ेंगे, 4-5 पेजेस बन जाएंगे, कोई 300-400 पॉइंट्स बताऊंगा पूरे 15 दिनों में, वो संभालने हैं आपने। कैन बी, मे बी का मतलब बोलें, कैन बी, मे बी का मतलब डेफिनेशन में शामिल है। मेन का मतलब बेस्ट प्योर डेफिनेशन, बेस्ट डेफिनेशन, प्योर डेफिनेशन, इसमें कोई मार्जिन ऑफ एरर या अजम्पशन नहीं है।
अब बताएं इनमें से सबसे अच्छी डेफिनेशन। शाबाश, वेल डन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग किस लिए होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? ये देखें, ये अभी हमने किया है, रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। राइट ऑप्शन इज चार्ली। अब याद करें, ये स्लाइड पढ़ाई हुई है, 1 मिनट खामोशी के साथ इसको रिवाइज कीजिए अपने जहन में, फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। पढ़ लिया भाई? बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है बिजनेस इन्वॉल्व हो और पैसा इन्वॉल्व हो, बिजनेस इन्वॉल्व हो और पैसा इन्वॉल्व हो। सिंपल ट्रांजैक्शन, सादी सादी ट्रांजैक्शन। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन में आपको ज़्यादा कैलकुलेशन और मल्टी पीरियड पे फोकस करना पड़ेगा। वन ऑफ ट्रांजैक्शन जो कभी कभार हो, लाइक फिक्स एसेट बाइंग या लॉन्ग टर्म लोन लेना। ऑन गोइंग ट्रांजैक्शन बार बार, बार बार का मतलब साल में कम से कम एक बार, तो लिखने बार बार का मतलब साल में कम से कम एक बार। अगर साल में एक बार भी नहीं हो रहा तो वो बार बार, बोले वो बार बार नहीं है, फिर वो कभी कभार है। कम से कम साल में एक दफ़ा होना बार बार की कैटेगरी में आ जाएगा। कैपिटल ट्रांजैक्शन जो एक पीरियड से ज़्यादा पीरियड को अफेक्ट करे, और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन बोले जो एक साल को अफेक्ट करे। कैपिटल ट्रांजैक्शन का मतलब जो एक साल से ज़्यादा को अफेक्ट करे, जिसका असर कई सालों में जा रहा हो। और रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का मतलब जिसका असर एक साल में जा रहा हो। ध्यान से ढूंढ के बताएं इनमें से कौन बिजनेस ट्रांजैक्शन है और कौन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। पेंसिल ना करें बेटा, पढ़ाने दें सुकून से। ये क्या है? अब गौर से मेरी बात सुनिएगा। सादा कोई लोन हो तो जिस दिन अप्रूव होता है उस दिन से इंटरेस्ट का मीटर शुरू हो जाता है, चाहे हम इस्तेमाल करें या ना करें। बैंक ओवरड्राफ्ट एक इजाज़त मिल जाती है, एक इजाज़त मिल जाती है, लेकिन मीटर शुरू होता है जिस दिन से हम ओवरड्रान करें, जिस दिन से हम
ये पूरे सीए में यूज़ होने वाला पॉइंट है, ध्यान से लिखें नोट्स में, जो नोट्स आज आप बना रहे हैं। सादा कोई लोन हो तो जिस दिन अप्रूव होता है उस दिन से इंटरेस्ट का मीटर शुरू हो जाता है। इंटरेस्ट का मीटर बोले शुरू हो जाता है। लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट उस दिन शुरू होगा जिस दिन हम ओवरड्रॉन करेंगे। जिस दिन बोले हम ओवरड्रॉन करेंगे। अब ज़रा देखें पहली लाइन क्या लिखी हुई है, आराम से देखिएगा, जल्दी से जवाब नहीं देना। इन 15 दिनों में जल्दी जवाब देने का मामला नहीं है, सोच के जवाब देना है। बैंक ने हमें इजाज़त दे दी कि तुम 10 मिलियन तक ओवरड्रॉन कर सकते हो। इजाज़त मिली या ओवरड्रॉन कर लिया? इजाज़त मिलना बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं? नहीं है। इजाज़त मिलना बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब सुनना, ये नहीं है मेरा मकसद, ये पढ़ाना मकसद नहीं है। अब सुनना, ये तो आ गया, ये तो सबको पता चल गया, पीछे से देख के भी पता चल जाएगा यार ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अब इसकी जगह जो मैं बोल रहा हूं, अगर ये लिखा हुआ आ गया बैंक अप्रूव्ड लोन फॉर बिजनेस, बैंक अप्रूव्ड लोन फॉर बिजनेस, अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है क्योंकि मीटर शुरू हो गया। मीटर शुरू हो गया। तो ओडी अप्रूव हो तो मीटर शुरू नहीं होता, लेकिन लोन अप्रूव हो तो मीटर शुरू, फिर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाती, चाहे हम पैसे विड्रॉ करते या ना करते। अब देखें अगली बात, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय, गोली मार दूंगा, चार्ज्ड बाय ब्रांच। ब्रांच ने हमारे अकाउंट से पैसे माइनस कर लिए। अब बताओ ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। चार्ज का मतलब उसने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए। भाई चार्ज का मतलब उसने हमारे अकाउंट से पैसे, तो लिख लें साइड पे, ब्रांच अगर चार्ज कर दे तो उसने हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लिए। अब बताएं जी कौन सी बात सही है? बीटा सही है क्योंकि ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। आराम से पूरा 1 मिनट लें, अल्लाह ने बड़ा टाइम दे दिया, पूरा 1 मिनट लें और समझें ये आई कैप का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, शाबाश। लेकिन आवाज़ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस, और जवाब अपने पास रखना है, किसी को नहीं बताना।
इस एमसीक्यू में आई के अपने पूरी बात एक्सप्लेन नहीं की, लेकिन जितना हम पढ़ते हैं उसके हिसाब से हमने इस लाइन का मतलब निकालना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड ऑफ ऑनर हाउस। ये मुझे बताएं, ऑनर के घर का बिजली का बिल पे हुआ, यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि उसने अपनी जेब से किया या बिजनेस ने किया? जब ये ना लिखा होता था तो हम क्या अज्यूम करते थे? बिजनेस ने पे किया। किसने पे किया? बिजनेस ने पे किया। तो लिखें साइड पे, ऑनर का कोई खर्चा पे हो और क्वेश्चन साइलेंट हो, ऑनर का कोई खर्चा पे हो और क्वेश्चन साइलेंट हो, ऑनर का बोलें कोई खर्चा हो और क्वेश्चन साइलेंट हो तो वो बिजनेस ने पे किया, तो वो बोलें बिजनेस ने पे किया। किसने पे किया? बिजनेस ने पे किया। अब बताइए बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं? पहली है। क्या है ये? खर्चा है? क्या है ये? ड्राइंग्स है। ये क्या है? ये ड्राइंग्स है। आगे देखें, वेजेस बीइंग पेड बाय कैश। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? जी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। मैंने एक सेल्समैन को हायर किया और शेक हैंड किया उससे, नहीं? अच्छा, अब मैं इसे बदलने लगा। सर्विसेज टेकन फ्रॉम सेल्स पर्सन, अब ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। हायरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, इंटरव्यू बिजनेस ट्रांजैक्शन, अपॉइंटमेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन, वेलकम बिजनेस ट्रांजैक्शन, सर्विस लेना। तो लिख लो अपॉइंटमेंट, वेलकम, अपॉइंटमेंट, वेलकम, इंटरव्यू, हायरिंग, शेकिंग हैंड, सर्चिंग, फाइंडिंग। ये सब का मतलब बोलें जी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। और अगर सर्विसेज ले ली तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। आगे नहीं, मैं ये देख यहाँ कर रहा हूँ हायरिंग, भाई यहाँ कर रहा था मैं, हायरिंग ऑफ सेल्स मैन फॉर बिजनेस। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? हाँ ये बोल रहा था बेटा। सर्विस लेना बिजनेस ट्रांजैक्शन, वहाँ कर ले, वहाँ बोल के मैं इधर टिक करने लगा था। सर्विस ली तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अब आगे देखें, सिलेक्शन ऑफ बेटर क्वालिटी मटेरियल फॉर बिजनेस। क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है? अच्छा जी, ऑर्डर दिया है, बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अवेल्युएट किया है, क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन है? बोलो नहीं। अच्छा, ऑर्डर प्लेस कर दिया, वैल्यूएट कर लिया, सिलेक्शन कर लिया, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब आगे देखना, एडवांस दे दिया, गुड्स रिसीव कर ली, शाबाश शाबाश। तो फिर कौन है? ए एंड बी, ए एंड बी। इससे परेशानी हो ना, इसने इज लिखा हुआ है, जो सही है वो टिक करना है आपने। मैंने पहले बता दिया क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है। अब वो कह रहा है कि कौन इनमें से बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अब मैं 1 मिनट आपको दे रहा हूं, आपका पता चलना चाहिए कि ये सही किया या गलत किया आपने। शाबाश, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
मैं आप लोगों के साथ भी इन्वॉल्व हूँ, परेशान नहीं होना, ठीक है? इतना मेरा फोकस है। उन्हें कहो उधर किसी बंदे को खड़ा करें। एक्सक्यूज मी बेटा। कहते हैं इनमें से कौन बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? बोलें जी, कौन नहीं है? चल बेटा, शाबाश। अब हम वेरीफाई करते हैं बाकियों को। इंटरेस्ट चार्ज का मतलब ब्रांच ने हमारे अकाउंट से पैसे, तो बैंक डाउन हो गया और इंटरेस्ट अप हो गया, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। अपॉइंटमेंट हो, इंटरव्यू हो, हायरिंग हो, सिलेक्शन हो, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन। हमने क्रेडिटर को पैसे दिए और बिजली का बिल पे किया, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। हमने एक्सपेंस पे किया, ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। आपको इन 15 दिनों में पता चल जाएगा कि आप कहां पर फॉल कर रहे हैं 100 में से, इंशाल्लाह। इसलिए एक्टिव रहना है प्लीज, ठीक? नंबर 6 सॉल्व करके दें, 1 मिनट है। रूल ब्रेक नहीं करना, अपना आंसर अपने पास रखना। आप सुने, बिजनेस पर इम्पैक्ट हो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस पर इम्पैक्ट ना हो तो बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो लिख लें, बिजनेस पर इम्पैक्ट का मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन। नो इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ट्रांजैक्शन, सॉरी, नो इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, नो बिजनेस ट्रांजैक्शन। थैंक यू, इसलिए कदर करता हूं उसकी। सारे कहते हैं क्यों फेवर देते हैं उसे। इम्पैक्ट ऑन बिजनेस का मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन। जाए हामिद भैया। अच्छा, नो इम्पैक्ट ऑन बिजनेस का मतलब नो बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब वो क्या कह रहा है, बिजनेस ट्रांजैक्शन बताओ या वो बताओ जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है? वो कह रहा है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को समझना है, ये नहीं बस पकड़ने और एमसीक्यू को ठोक देना, बाद में खुद ठुक जाना, ठीक है? हाँ, आगे जैसे आजकल पकौड़ों को कर रहे हैं, पहले उन्हें ठोक देते हैं फिर खुद ठुक जाते हैं। ये क्या है, गुड्स परचेज्ड ऑन वर रिटर्न टू, परचेज रिटर्न हो गई, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? लेकिन हमने तो वो बताना है जो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ऑनर ने फर्नीचर खरीदा, पर्सनल यूज पर खरीदा, पर्सनल उधार पर खरीदा, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है? ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। ओके हो गया? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब गौर से सुनना। ऑनर ने फर्नीचर परचेज किया पर्सनल यूज के लिए उधार पर, यह भी बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। अब गौर से सुनना, कैश में खामोश हो तो मेरी जेब से गया, सुने, कैश पर खामोश हो तो उसने उधार पर खरीदा तो अपने पर्सनल क्रेडिट पे खरीदा, उसने उधार पर खरीदा तो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, लिख लें। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो और ऑनर कोई चीज उधार पर खरीदे तो यही अज्यूम करना
ठीक है। ऑनर, ओ भाई, ऑनर पर्सनल फर्नीचर खरीदे और खामोश हो तो बोले हमारे कैश से खरीदा। वो उधार पर कोई पर्सनल फर्नीचर खरीदे तो उसका उधार भी उसी का पर्सनल है, वो बिजनेस का उधार नहीं है। तो कैश बिजनेस का है, उधार पर्सनल है। दोबारा बोले, दोबारा बोले। अब बताएं जी कौन सही है कौन गलत है। अगर ऑनर ने कोई एसेट पर्सनल यूज के लिए खरीदा और कैश पे हुआ तो वो कैश किसका है? तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। ऑनर ने कोई फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए खरीदा, उधार पर खरीदा, तो ये उधार उसका पर्सनल है, ये उधार बिजनेस का नहीं है। कैश बिजनेस का है, उधार पर्सनल है। अब बताएं जी किसका बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं होगा? बोलें जी, बीटा। ओनली टू विल नॉट अफेक्ट बिजनेस, विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन बिजनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पूरे सीए के लिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है नॉन करंट एसेट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है एक्सपेंस। और नॉन करंट एसेट को डेबिट करने का मतलब है कैपिटलाइजेशन। क्या मतलब है? व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और अगर लाइफ के दौरान ये वाक़यात हो जाएं तो इनकर होने वाला खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यानी वो नॉन करंट एसेट है, वो नॉन करंट एडिशन समझा जाएगा, वो नॉन करंट एसेट एडिशन समझा जाएगा। जैसे नॉन करंट एसेट को ड्यूरिंग द ईयर बाय कर लेते हैं, तो ये भी ड्यूरिंग द ईयर क्या हो जाएगा? बाय। अब इसके लिए किसे डेबिट कर रहे होंगे? नॉन करंट, और उस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे होंगे। सिर्फ एसेट नहीं बनाएंगे, एडिशन के तौर पर लेकर बाइंग से लेके ईयर एंड तक उसे डेप्रिशिएट भी करेंगे। डेप्रिसिएशन वहाँ पे पढ़ेंगे जब उसका नंबर आएगा। यहाँ बच्चा कई गलतियाँ करता है। एक तो वो एसेट में गलती करता है और एक्सपेक्टेड का वर्ड यूज़ कर लेता है, जबकि क्या है? प्रेजेंट इकोनॉमिक कंट्रोल्ड बाय एंड एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। और कंट्रोल का दो मतलब है, खुद यूज़ करने की आज़ादी और दूसरों को रोकने की आज़ादी। खुद इस्तेमाल करने की आज़ादी, साथ दूसरों को रोक। और अगर लायबिलिटी देखें तो ये भी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, एक एंटिटी की है एज अ रिजल्ट ऑफ, और जिसके लिए हमें कोई रिसोर्स देना पड़ेगा फ्यूचर में, जिसके लिए हमें फ्यूचर में इक्विटी क्या है? रेजिडुअल इंटरेस्ट है बिजनेस के एसेट्स में। ओ यार उन्हें को लैपटॉप ऑन करें, शहबाज साहब को जल्दी से कहें। आगे भाई इनकम क्या है? भाई इनकम क्या है? इंक्रीज इन और डिक्रीज इन, लेकिन कैपिटल का आना इनकम। एक्सपेंस क्या है? डिक्रीज इन और इंक्रीज इन, लेकिन डिविडेंड या ड्राइंग जो है वो एक्सपेंस नहीं है। अब ज़रा देखें, जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो क्या वर्ड यूज़ करेंगे? फॉर द पर्टिकुलर पीरियड। जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? एज एट। तो बैलेंस शीट के साथ क्या लिखना है? एज एट। इनकम स्टेटमेंट के साथ क्या लिखना है? फॉर द ईयर। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंप्लीट सेट में कितनी चीज़ें हैं कंपोनेंट्स में? 5। 3 आपके सिलेबस में नहीं है, लास्ट 3 जो है वो सिलेबस में नहीं है। करंट एसेट कौन से होते हैं? जिनकी लाइफ, ये लाइफ कहाँ से काउंट करते हैं? शाबाश, बैलेंस शीट डेट से। 12 महीने कहाँ से काउंट करने हैं? 12 महीने कहाँ से काउंट करने हैं? तो लिखो
करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के 12 महीने बैलेंस शीट डेट से काउंट करने होते हैं। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के 12 महीने कहाँ से काउंट करने होते हैं? बैलेंस शीट डेट से। ध्यान से पढ़ें। मज़र साहब Which two of the following transaction will affect assets and of the at the purchase of on फर्नीचर क्या है? ये आप हो गया, और उधार पे ख़रीदा तो ये भी आप हो गया। वो कह रहा है दो ट्रांजैक्शन बताओ जिसमें एसेट और लायबिलिटी एक ही टाइम पर अफेक्ट हो रही हो। क्या इसमें हो रहे हैं? एक एसेट है और एक ओके कर दूं। क्रेडिट सेल ऑफ इन्वेंट्री कैश डेटर डेबिट बोले सेल्स क्रेडिट, क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट हो तो क्या होता है भाई? बोलें क्या होता है? पीरियोडिक होता है, परपेचुअल होता है? पीरियोडिक होता है, और पीरियोडिक में सेल की एक एंट्री होती है। तो ठीक है, साइलेंट होगा तो कौन होगा? पीरियोडिक। अगर परपेचुअल होता फिर भी कोई मसला नहीं था। ये देखें, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, अभी भी कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। ये नहीं है कि परपेचुअल होता तो लायबिलिटी आ जाती, दोनों में लायबिलिटी नहीं आएगी। कैश आया डेटर से, एंट्री बोलें कैश अप डेबिट डेटर डाउन क्रेडिट, इसमें भी दोनों एसेट है, लायबिलिटी। रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन, तो लोन क्या हुआ? डाउन होकर डेबिट, कैश एक एसेट है, एसेट डाउन होकर, तो इसमें भी एक एसेट है और एक लायबिलिटी है। जो ध्यान से चलेगा, जल्दी जल्दी जवाब नहीं देगा, सोच के जवाब देगा, उसकी तैयारी यही हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, चलो ध्यान से सॉल्व करें।
ध्यान से सॉल्व करें। आपने करना है, मैंने नहीं करना, इसलिए एक्टिव हो जाएं प्लीज़। लिख लिया भाई? क्या करें? वेट करें। मैं ही करवाऊंगा, आप ही से करवाऊंगा, लेकिन वेट करवाने के बाद। किसकी बात हो रही है? इक्विटी की। इक्विटी क्या है? एसेट माइनस इसका दूसरा नाम नेट एसेट्स। अगली बात सुनिएगा, अगर प्रॉफिट अप हो जाए तो हम कहेंगे इक्विटी भी, और अगर हम कहेंगे प्रॉफिट डाउन हो जाए तो हम कहेंगे इक्विटी भी डाउन हो गई। ये बात याद आएगी? आराम से और धीमे अंदाज से तैयार करें। भाई बुरी बात, which of these two transactions would cause immediate change in equity? Delivery truck bought on credit, एक हुआ नॉन करंट एसेट, एक हुआ अकाउंट पेबल। ये एसेट, इन दोनों का इक्विटी से है दोबारा बता दो, है? अच्छा, अकाउंटिंग इक्वेशन पे जाओ ज़रा। अकाउंटिंग इक्वेशन भैया देखना, इक्विटी बराबर होती है एसेट माइनस, अब बताओ एक एसेट हुआ अप, ठीक है, उतनी अमाउंट से दूसरी लायबिलिटी भी हुई अप, तो बताओ इक्विटी पे क्या फ़र्क पड़ा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो कह रहा है, तो साइड पे लिख लें, अगर एसेट लायबिलिटी सेम अमाउंट से अप हो जाएं या डाउन हो जाएं, सेम अमाउंट से अप हो जाएं या बोलें डाउन हो जाएं, मलिक अप हो जाएं या डाउन हो जाएं, तो इक्विटी पर बोलें कोई असर नहीं आता, चेंज नहीं आएगी, वहीं रुकी रहेगी।
आप ज़रा ध्यान से जवाब दीजिएगा। बोरो किया है बैंक से, लोन लिया, एंट्री बोलें कैश अप डेबिट, लोन अप क्रेडिट। अब जितने से एसेट अप हुआ उतने से ही इक्विटी पे कोई फर्क नहीं आया। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, पूरे कैफ में और पूरे सीए फाइनल में यूज़ होगी। ध्यान से, क्या हुआ, रीपेमेंट ऑफ, इसको अलहदा रखना है, फ्रॉम, इसको अलहदा रखना है। ये दो ट्रांजैक्शंस हुई हैं। पहली में बिजनेस ने लोन वापस किया, दूसरी बता रही है ये लोन कहाँ से आया, ये कैश कहाँ से आया, ऑनर से। आराम से समझें, लोन वापस किया, ठीक है जी, लोन वापस किया, भाई लोन का पैसा कहाँ से आया, और जी ऑनर लेकर आया। कौन लेकर आया? अगर ऑनर लेकर आए कोई पैसा तो उसे क्या कहते हैं? कैश अप डेबिट, कैपिटल अप क्रेडिट। आ गया कैश, कौन लाया? अब इस कैश से हमने लोन वापस किया तो लोन डाउन डेबिट, कैश डाउन क्रेडिट। जी मेरे भाई, अब मुझे बताएं, कैपिटल इन्वॉल्व हो गया, कैपिटल चेंज हो गया? जी सर, कैपिटल चेंज हो गया, कैपिटल चेंज हो गया। और कैपिटल के चेंज होने की रीज़न समझिएगा, ये एसेट अप, ये एसेट डाउन, सिर्फ लायबिलिटी डाउन हो रही है। सामने कौन है? कैपिटल। सामने कौन है? कैपिटल। सामने कौन है? कैपिटल। सामने कौन है? कैपिटल। अब एक और मोटी मोटी बातें सुनिएगा, एसेट अप हो जाएगा, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं, ध्यान से। प्रॉफिट की, इनकम की डेफिनेशन बताएं। एसेट इंक्रीज हुआ तो इनकम अप हुई, इनकम अप हुई तो प्रॉफिट अप हुआ, प्रॉफिट अप हुआ तो कैपिटल अप हुआ। एसेट डाउन हुआ, ओ नहीं, एसेट डाउन हुआ तो एक्सपेंस अप हुआ, एक्सपेंस अप हुआ तो प्रॉफिट डाउन हुआ, प्रॉफिट डाउन हुआ तो कैपिटल। बारीकियों में जा रहा हूं अब आहिस्ता आहिस्ता। अब लायबिलिटी अप हुई, एक्सपेंस अप हुआ, एक्सपेंस अप हुआ, प्रॉफिट डाउन हुआ, प्रॉफिट डाउन हुआ, कैपिटल। लायबिलिटी डाउन हुई, एक्सपेंस डाउन हुआ, एक्सपेंस डाउन हुआ, प्रॉफिट अप हुआ, प्रॉफिट अप हुआ, कैपिटल। ये देखो कैपिटल अप हो रहा, याद रहेगी बात। अब इस ट्रांजैक्शन को हमेशा याद रखना, पूरे सीए में इसकी एक एंट्री होगी या दो? दो। पहले ऑनर से कैपिटल आना रिकॉर्ड करोगे और फिर लोन का वापस जाना। लोन वापस हो रहा है, पैसा कहां से आया? जी ऑनर लेकर आया, तो पहले पैसे आने को रिकॉर्ड करोगे, फिर लोन के जाने को रिकॉर्ड करोगे। शू शू ना करिए, शू शू ना कर, शू शू से कुछ नहीं मिलेगा। ये क्या है? राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री टू इट्स, राइट डाउन की एंट्री बोलें, दोबारा बोलें, दोबारा बोलें, एक दफा और।
ओके हो गया? कोई कंफ्यूजन? तो कितने ठीक हो गए? ये तो इन दोनों में क्या इन्वॉल्व हो रहा है? कैपिटल। कैसे? कॉस्ट ऑफ सेल्स अप हुआ तो प्रॉफिट डाउन हुआ तो इक्विटी डाउन हुई। इसकी वजह से भी इक्विटी में क्या आई? चेंज आई। चेंज बताना है, चाहे पॉजिटिव हो जाए नेगेटिव हो। अब ये ध्यान से आप मुझे करके दें, आराम से। बच्चियों बातें नहीं प्लीज, सुकून से पढ़ाने दीजिए प्लीज। पहले मजहर साहब वाला काम कर लीजिएगा, फिर ये काम कर लीजिएगा। मजहर साहब बताएंगे आपको काम। If during an accounting period asset increase by and liabilities increase by, तो इक्विटी का फार्मूला होता है एसेट कितने से अप हुए, लायबिलिटी कितने से अप हुई। अब बताएं जी क्या इफेक्ट आया? 5 लाख माइनस का मतलब इक्विटी में क्या हुआ? डाउन हुआ। ढूंढें जी। पहले समझिएगा क्या हो रहा है, किस में एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट होता है ना। इसके मुकाबले में क्या हुआ होगा? कोई क्रेडिट हुआ होगा। अब आपने इन सब में से ढूंढना है कि क्या क्रेडिट मैं इसके साथ लिंक कर सकता हूं, क्योंकि हर अकाउंटिंग इक्वेशन में एक डेबिट होता है और एक, हर अकाउंटिंग एंट्री में एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। डेबिट मुझे मिल गया, अब मुझे डेबिट ढूंढना है या क्रेडिट ढूंढना है? तो अगर क्रेडिट वाला क्वेश्चन आ गया तो डेबिट ढूंढिएगा, तो लिख ले डेबिट दे दे तो क्रेडिट ढूंढिएगा, क्रेडिट दे दे तो डेबिट ढूंढिएगा। बातें ना करो बच्चों।
चलो जी, एसेट में क्या हुआ? इंक्रीज। अब अगर एसेट में दोबारा इंक्रीज आ जाए तो वो तो क्या हो जाएगा, और वो हमें नहीं चाहिए। एसेट में डिक्रीज, ये हमें चाहिए। इंक्रीज इन लायबिलिटी हमें चाहिए, डिक्रीज इन लायबिलिटी हमें नहीं चाहिए। इंक्रीज इन इक्विटी हमें चाहिए, डिक्रीज इन इक्विटी हमें, तो बी, सी एंड ई। चलो, इतना गुस्से की तो कोई बात नहीं है, ई है। मुझे भी दूसरी दफ़ा में पता चल गया ई है। मुझे लगता है रात हॉस्टल वालों ने सैरी थोड़ी कम दी है, तो उनका गुस्सा मेरे पे निकाल रहा है। अब मुझे ये सॉल्व कर दीजिए। ऐसे अपने साथ धोखा ना करें प्लीज। आपस में डिस्कशन नहीं करनी ना, ट्यूशन नहीं पढ़ानी है मेरा बेटा। ये जो ट्यूशन वाला बाबा बैठा है ना, बस ऐसे ही पढ़ाने दें, आपकी मेहरबानी। ट्यूशन वाली बाजी नहीं चाहिए मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कोरेक्ट? क्रेडिट एंट्रीज डिक्रीज लायबिलिटीज एंड इंक्रीज इनकम। सही गलत? जी गलत, क्योंकि क्रेडिट एंट्री से लायबिलिटी और इनकम इंक्रीज होती है, ये बात तो सही है। दोनों बातें सही नहीं है, आधी सही है। जैसे छोटे बच्चे को घर में अंडों का शोरबा बने तो आधा अंडा मिलता है, ठीक है। अब कब हम बड़े होंगे जो हमें पूरा एग मिलेगा? चलो, ये क्या है? क्रेडिट डिक्रीज, इतनी बात सही है। इंक्रीज गलत हो गई, तो बोलें जी कौन ठीक है? नन इज करेक्ट। ओके, बातें नहीं बची हो, मुझे सॉल्व कर दीजिए प्लीज। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज। ना करो अल्लाह हाफिज? नहीं करता, चलो, क्योंकि शरोज़ नहीं है, ठीक है। ये कर लो, इसके बाद अल्लाह हाफिज कर लेंगे। ये सॉल्व कर दो जरा। अल्लाह हाफिज। थोड़ा डिले हो गया ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी। अरे यार, जब जहाज़ों की तरह बोंगियाँ मारता फिरता है तू यार, क्यों मारता है बोंगियाँ? बोंगियाँ नहीं मारनी, बोंगियाँ अच्छी नहीं होती। चलें, ईयर एंड पर कैपिटल ऑफ अ बिजनेस वाज 40,000। कितना है? कैपिटल ऑफ अ बिजनेस वाज, ओके, ये कुछ नहीं है। ड्यूरिंग द ईयर एसेट इंक्रीज बाय and liabilities increase by, you are required to determine the capital of the business at the या कम जनवरी। ये क्या है? ईयर एंड पर कितना है? 40। ईयर एंड पर कितना है? ये है ईयर एंड। कैपिटल कितना? ओके हो गया।
हमें क्या मालूम करना है? बैलेंस BD। यहाँ वो कह रहा है इक्विटी में चेंज जो आई है वो ज़रा देख लो। एसेट क्या हुए हैं, कितने से? लायबिलिटीज़ क्या हुई हैं, कितने से? लेकिन जो इंक्रीज़ है उसे क्या करना है? माइनस। लायबिलिटी की इंक्रीज़ को क्या करना है? तो नेट क्या बचा? 10,000 से ये क्या हुआ है भाई? क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है। कैपिटल या इक्विटी की नेचर क्या होती है? जब ये इंक्रीज़ होगा तो किस साइड पे लिखेंगे? बोलें, कितना लिखेंगे? 10,000। और एसेट इंक्रीज़ हुआ है, एसेट, तो ये क्या है? इनकम है। इसका मतलब है प्रॉफिट की वजह से कैपिटल क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। लॉस होता तो कैपिटल क्या हो जाता? डिक्रीज। और ड्राइंग की वजह से भी क्या हो जाता? डिक्रीज। तो हर प्रॉफिट कैपिटल में क्या होता है? ऐड। और हर लॉस कैपिटल से क्या होता है? माइनस। हर ड्राइंग कैपिटल से क्या होती है? लेस होती है। अब मुझे बताएं बड़ी साइड कौन सी है? 40,000। दूसरी तरफ भी कितना आया? 40,000। अब बताओ यहाँ कितना लिखो? ये क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है? तो राइट ऑप्शन इज, याद रहेगी बात, प्रैक्टिस करेंगे घर जाके, वक्त तो नहीं ज़ाया करेंगे। चलो मेरे बच्चों आगे चलते हैं बात को। अ कस्टमर रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग, ये आने वाली गुड्स की कॉस्ट है, क्योंकि कस्टमर वापस कर रहा है तो ये क्या है? सेल्स रिटर्न। क्या है? ये इनकी कॉस्ट है और ये इनकी सेलिंग प्राइस है। याद रखना जब कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों दे दे तो वो परपेचुअल की बात कर रहा है। लिख लें, जब नोट्स में लिखें, जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट दोनों दे दे तो वो परपेचुअल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? याद है की बात? अब ज़रा देखें क्या मांग रहा है? इम्पैक्ट किस पर? कैपिटल पर और एसेट पर। ध्यान से सॉल्व करें। चलें जी। अब ज़रा देखना परपेचुअल में सेल्स रिटर्न की कितनी एंट्रीज होती हैं? सेल रिटर्न डेबिट अपनी कॉस्ट पे है तो मुझे गोली मार दो बेटा। अगर ये एंट्री कॉस्ट पे है ना तो सबसे पहले अंसारी को दुनिया से फड़कना चाहिए। किस पे आती है ये एंट्री? 3.2। दूसरी एंट्री इन्वेंट्री अप डेबिट, ओके, अब ओके, ठीक है। और हॉस्टल वालों का गुस्सा मेरे पे नहीं निकालना, ठीक है। सेल रिटर्न अप हो जाए तो प्रॉफिट डाउन हो जाए तो इक्विटी कैपिटल डाउन हो जाता है, ओके। अब डेटर एक और इन्वेंट्री भी एक एसेट हुआ, अप हुआ 2 और डाउन हुआ 3 तो फिर एसेट नेट करूं तो एसेट क्या हुए? डाउन। कितने से? पॉइंट। अब ज़रा देखना कॉस्ट ऑफ सेल्स डाउन हो रही है तो क्रेडिट हो रही है, तो फिर प्रॉफिट क्या हो रहा है? अप हो रहा है। प्रॉफिट अप हो रहा है तो कैपिटल अप हो रहा है। 2.5 से कैपिटल अप हुआ, 3.2 से डाउन हुआ, तो कैपिटल असल में कितने से? ढूंढ दो।
आप देखें, सामने देखें, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, आप ना हवाइयाँ उड़ती हैं यार, ये इतने आराम से कैसे कर लेता है, इसे परेशानी आनी चाहिए यार, या ताकि हम सही साबित हों कि इतना मुश्किल है, तू भी परेशान हो रहा है, तू इतने भोले अंदाज से सॉल्व कर देता है यार, अंशारिया ऐसे न कर यार, ऐसे न कर यार, है। अब गौर से सुनो, हर प्रॉफिट जो डाउन होगा उससे कैपिटल, और हर प्रॉफिट जो अप होगा उससे कैपिटल, ये तो अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ा हुआ है। अब यहाँ कैपिटल अप हो रहा है, यहाँ कैपिटल देखो डाउन हो रहा है 3.2 से, अप हो रहा है 2. तो कौन बड़ा है, डाउन बड़ा है, कितने से बड़ा है, तो कैपिटल डाउन हो गया और एसेट भी। और वैसे भी हमें पता है कि अगर एसेट डाउन हो तो लॉस होता है, और हर लॉस कैपिटल को ऐसे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इतनी बारीकियों में जाने की ज़रूरत नहीं। पेंसिल ना कर बेटा, इधर पढ़ाई कर ले, एंड आ गया, तेरी पेंसिल बंद नहीं हुई, कहाँ जाऊं मैं। ओके, अब मेरे दोस्तों, एक है अपनी बोंगी मारना, एक है क्वेश्चन को समझ के करना। कुछ एमसीक्यू 30 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ 2 मिनट में होंगे। ये 2 मिनट वाला एमसीक्यू है, आप करने की ज़हमत करेंगे या मैं खुश होकर कर लूँ। सबसे पहले एमसीक्यू को स्माइल दीजिए, शाबाश, हैव अ गुड स्माइल। हाँ भाई, जब आप किसी को पॉजिटिव वे में लेंगे तो वो आपकी मदद करेगा। आप बुद्धि बना के एमसीक्यू देखते हैं, वो भी फिर आपके मुंह पे इंसान मत, जल्दी करो, जल्दी से करें, शाबाश।
चलें जी, अब ज़रा देखें, गुड्स कॉस्टिंग 80,000 वर सोल्ड टू कस्टमर एट अ मार्जिन ऑफ 20% ऑन, तो सेल्स कितनी हुई, कितने परसेंट हुई सेल्स, सेल्स कितनी हुई, और जा मारे जा बोंगियाँ 100, प्रॉफिट कितना हुआ। नाराज़ नहीं होना, जब आप गलत जवाब देंगे तो फिर मैं यही कहूँगा कि बोंगी मार रही हैं या बोंगी मार रहे हैं। तुम्हारी कसम, मेरे ख्याल में कोई 50 दफ़ा ये बात आ चुकी है, जिस पर प्रॉफिट हो वो 100, वो कह रहे 20% पर प्रॉफिट है, किसका, सेल्स का, तो फिर सेल्स कितनी हुई, जिस पर प्रॉफिट हो वो 100 होता है, प्रॉफिट कितना है, गोली मार ले अगर प्रॉफिट 100 है। यार मैं जीना ही नहीं चाहता मेरे बच्चों, ओ भाई मुझे गोली मार दो, मैं नहीं जीना चाहता यार। 20% मार्जिन है सेल्स पर, पर जहां पर हो पर वो होता है 100, ठीक है। अब बताओ सेल्स कितनी है, 100, प्रॉफिट कितना है 20, तो कॉस्ट कितनी है 80। अब बताओ कॉस्ट कितनी है, अगर सिंपल कहा ना 80 तो मैंने ये मोबाइल माना, बोलो 80, प्रॉफिट कितना है 20, सेल्स कितनी है 100। कोई जोर दूंगा तो शायद तुम्हारे दिमागों में बैठ जाए, खोते दिमागों। अब आओ, सेल्स कितनी है, प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट कितनी है, चलो मेरे चंदा मेरे प्यारो, ये लो जी रुपी, ये है परसेंटेज, आराम से बेटा, ये कॉस्ट आ गई, ये प्रॉफिट आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गई। पेंसिल ना कर बेटा, मैं गोली मार दूंगा तेरी पेंसिल को, मैं पेंसिल को ही गोली मारूंगा बेटा, साथ तू भी जाएगा। सेलिंग प्राइस कितनी है, प्रॉफिट कितना है, कॉस्ट कितनी है। अब ज़रा देखो ये क्या है, कितनी, ये आ गया 80,000, आ गया भाई, आ गया। अब बताओ 80 किसके बराबर, 80,000 के, तो ए किसके बराबर, शायद तो लगी जाएगी, मेरे एक शेर की मार है, इसने लगे जाना। 80,000 ओवर 80 इंटू 100, बोलो कितना आया, ये क्या है, इस 1 लाख का 20% प्रॉफिट है, तो कितना आया 20,000। जब कॉस्ट और सेलिंग प्राइस दोनों गिवन हो तो पीरियोडिक या परपेचुअल, परपेचुअल। सेल की है या सेल रिटर्न हुई है, सेल की है, सेल की है तो पहली एंट्री किस पे होगी, डेटर डेबिट अपनी, शुक्र है मेरे मालिक। ये अब ज़रा ध्यान से, अभी रुक जाओ पूरा करूँगा। 70% ऑफ द सेल्स वर मेड टू कस्टमर ऑन एंड द बैलेंस ऑन, इसका मतलब है 1 लाख यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ कितना आना चाहिए 70,000, कितना आना चाहिए, अच्छा बाकी कहाँ जाना चाहिए, कैश में, तो कैश भी लिख दो कितना, और सेल्स कितनी लिख दो 1 लाख। साइलेंट होता तो सारा डेटर में ले जाता। अब डेटर भी एक एसेट है और कैश भी एक एसेट है। सेल्स जब अप होगी तो प्रॉफिट, प्रॉफिट अप होगा तो कैपिटल अप होगा। यहाँ तक ओके हो गया। अब दूसरी एंट्री किस पे पास होनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स अप होकर और इन्वेंट्री कितने से, बोले 80,000 से, शाबाश 80,000 से। इन्वेंट्री एक एसेट क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स अप होगी तो प्रॉफिट, प्रॉफिट डाउन होगा तो कैपिटल कितने से, अब यहाँ कैपिटल 1 लाख से अप हो रहा है, 80,000 से डाउन हो रहा है, तो नेट क्या हो रहा है 20,000 से अप हो रहा है, 20,000 से
आप ज़रा देखना 61 1 लाख से अप हो रहे हैं और 80,000 से डाउन हो रहे हैं कि तो कितने से अप हो रहे हैं? लो मेरे चंदा, जब तक ध्यान से तैयारी नहीं करेंगे जब तक कुछ नहीं होगा। आपने सारा कुछ ना, यकीन करो, अंसारी पे छोड़ा हुआ है। अंसारी है ना, और मैं ऊपर से कह रहा हूँ रमज़ान है ना, ठीक है, तो मेरा यकीन रमज़ान पे बैठा हुआ है, तुम्हारा यकीन मेरे पे बैठा हुआ है, तो हम सब मिलके यकीन किस पे ले जाते हैं? रमज़ान पे, ठीक है। और रमज़ान भी अल्लाह का बनाया हुआ है, तो रमज़ान को भी दरमियान से निकाल दें, यकीन किस पे ले जाते हैं? अल्लाह से होता है, अपनी कुदरत अपने इरादे से होता है। अल्लाह के इरादे का नाम वजूद है। जब वो किसी चीज़ का फ़ैसला कर लेगा तो क्या कर देगा? कुन फ़यकून, और वो चीज़ हो जाएगी। तो अल्लाह से ये मांगा करें, अल्लाह मेरी चाहत में अपनी चाहत शामिल कर दे, मेरी ख्वाहिश में अपनी रज़ा शामिल कर दे, मेरी ख्वाहिश में आफ़ियत रख के मुझे वो चीज़ अता फरमा दे जो अल्लाह मैं मांग रहा हूँ, लेकिन आफ़ियत के साथ दे दे। किसके साथ दे दे? आफ़ियत। आफ़ियत में दुनिया की सारी दुआएं शामिल हैं। अल्लाह से आफ़ियत मांगा करें रोज़े इफ्तार के वक्त, और उसमें सारी दुआएं शामिल हैं। बाज़ होता है ना, कोई चीज़ मांगना भूल जाते हैं, फिर ख्याल आता है, ओ यार रोज़ा गुजर गया और मैंने ये दुआ नहीं मांगी। तो बेहतरीन जुमला क्या है? अल्लाह आफ़ियत अता फरमा दे। आफ़ियत में सारी खैरें मिल जाएंगी और सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है मेरे बच्चों, आओ। अब एक होती है इनकम। इनकम मेरे दोस्तों इंक्रीज इन एसेट है और डिक्रीज इन, ठीक है, लेकिन ऑनर से जो कंट्रीब्यूशन आता है वो इनकम नहीं होता। इनकम दो तरह से आती है, या रेवेन्यू होती है, या अगर ऑर्डिनरी एक्टिविटीज से आए तो उसे क्या कहते हैं? रेवेन्यू। और अगर ऑर्डिनरी एक्टिविटी के अलावा आए तो उसे क्या कहते हैं? ओके भाई, ओके। अब जरा ध्यान से कह सकता हूं, ऑल रेवेन्यूज आर इनकम, ऑल रेवेन्यूज आर, बट ऑल इनकम्स आर नॉट रेवेन्यू। ठीक है, शाबाश कर दीजिए, नाराजगी नहीं करनी, आराम से चले। कहते हैं इनमें से कौन ठीक है? ऑल रेवेन्यूज आर, ठीक है, बट ऑल इनकम्स आर, सही है, ये बात सही है। कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की है प्रॉफिट की, यानी डिविडेंड दिया है। क्या दिया है? कहता है ये भी एक, क्योंकि ये एसेट को क्या कर रहा है ये एक्सपेंस? नहीं, ये एक्सपेंस। बोलें जी कौन करेक्ट है? अकेला तो नहीं हो? स्पीड तेज तो नहीं है? अगर स्पीड तेज हो वो भी बताइएगा, और टाइम दे दूंगा, आप परेशान ना होना, बस पढ़ने की कोशिश। ना ना, इनकम क्या? इनकम में से तकसीम है, इनकम में से तकसीम है, इसलिए एक्सपेंस नहीं है। ड्राइंग भी एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस क्या होता है? डिक्रीज इन और इंक्रीज इन, लेकिन जो ड्राइंग्स और डिविडेंड है वो एक्सपेंस नहीं है, वो एक्सपेंस नहीं है। ये देखें, अदर देन, अदर देन का मतलब ये शामिल नहीं है। आराम से करके तो मुझे कहते हैं ऑनर ने जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की हुई है, यानी कैपिटल, कहता है वो बिजनेस की है लायबिलिटी? नहीं मेरे भाई, ऑनर का कैपिटल बिजनेस के लिए लायबिलिटी नहीं। ऑनर ने कैश विड्रॉ किया, ये एक एक्सपेंस है। ये क्या है?
तो ये भी गलत है। बोलो जी, नन इज करेक्ट। अब ज़रा ध्यान से, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे पूरी बात बताई थी आपको। कानून की नज़र में आपकी नींद नहीं पूरी हुई भी? हाँ, सो रहे हैं। 2 दफ़ा मैंने आपको देखा, एक्टिव हो। सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और कंपनी, कानून की नज़र में सोल प्रोप्राइटर और बिजनेस एक ही हैं, पार्टनरशिप और पार्टनर एक ही हैं, लेकिन कंपनी और शेयर होल्डर एक नहीं है। अकाउंटिंग की शक्ल में ये तीनों अलहदा हैं और बिजनेस अलहदा हैं, इसलिए बिजनेस को रिकॉर्ड करना है, मालकान को रिकॉर्ड नहीं करना। सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप की कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, लेकिन टैक्स वालों के लिए या बैंक वालों के लिए बनाना पड़ सकता है। अगर बनाना पड़ जाएगा तो जिम्मेदारी होगी सोल प्रोप्राइटर की या पार्टनरशिप के पार्टनर्स की, और यूज़ करेंगे वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कंपनी के लिए मस्ट है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी। इवन लिस्टेड कंपनी तो अपनी वेबसाइट पर भी इसे अवेलेबल करेंगी। लिस्टेड कंपनी वो होती हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर रजिस्टर्ड होती हैं, उन्हें ये इजाज़त होती है कि वो स्टॉक मार्केट को यूज़ करके नए शेयर इशू भी कर सकें और पुराने शेयर्स के लिए लोग इस प्लेटफॉर्म पर आकर ट्रेडिंग भी कर सकें। लिस्टेड कंपनी का दूसरा नाम कोटेड कंपनी होता है, और जिनके पास ये राइट नहीं होता उन्हें कहते हैं अनलिस्टेड कंपनी या अनकोटेड कंपनी। और लिस्टेड कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना डायरेक्टर्स की जिम्मेदारी है, और डायरेक्टर्स यूज़ करेंगे गैप्स एंड कंपनीज एक्ट 2017, कंपनीज एक्ट 2017। एक मिनट बच्चों, आप जरा रिवाइज करें यार।
भाई प्लीज़। जी बच्चों, अब बेटा ये थे वो स्टेक होल्डर, और हर एक का बिजनेस में जो मकसद था वो डिफरेंट था। मकसद क्या था? डिफरेंट। अब ध्यान से, ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। What do you mean by business entity concept? Business entity separate है, it's valid in case of अकाउंटिंग में तीनों के लिए ये डिफरेंट है। अकाउंटिंग में तीनों के लिए ये डिफरेंट है। सारे बच्चे दुआ करें सर का जो काम अटका हुआ है ना वो हो जाए, जो कॉल आनी है ना इंटरव्यू की वो आ जाए। और यार मेरा एक केस यूई में फंसा हुआ है, उसकी वजह से परेशान हूँ। इज्तिमाई दुआ बस बच्चों को कह दी, हो गई। अब इज्तिमाई दुआ में मेरे भाई गोइंग कंसर्न समझ लो क्या होता है। कारोबार चलता रहेगा, मालिक बदलते रहेंगे, मुलाजिम बदलते रहेंगे, कस्टमर बदलते रहेंगे, सप्लायर बदलते रहेंगे, गवर्नमेंट बदलती रहेगी, पब्लिक बदलती रहेगी, क्योंकि पुराने मर जाएंगे, नए आ जाएंगे। लेकिन कारोबार जैसे अक्सर अल-फतेह पे लिखा होता है सिंस 1942, तो 1942 से अल-फतेह चल रहा है। कई मालकान आए, कई मालकान चले गए। ठीक, तो गोइंग कंसर्न क्या कहता है? ऑनर तब्दील होंगे लेकिन बिजनेस, क्योंकि बिजनेस किस में है? परपेचुअल में। याद है गोइंग कंसर्न। अब प्रूडेंस कॉन्सेप्ट क्या है? डोंट ओवरस्टेट इनकम एंड डोंट अंडरस्टेट एक्सपेंसेस एंड, ठीक। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जब सर्विस ले लो तो एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो, जब सर्विस दे दो तो इनकम रिकॉर्ड कर लो। क्या कहा? चाहे पैसा आए या ना आए, जाए या ना जाए। इसी अक्रूवल कॉन्सेप्ट का इसके साथ भी थोड़ा बहुत लिंक है। किसके साथ? मैचिंग के साथ। जिस साल का रेवेन्यू है उसको कमाने के लिए जो खर्चे हुए हैं उसे उसी साल क्या करो? माइनस करो। जैसे एक एसेट इस्तेमाल हुआ, उसने गुड्स प्रोड्यूस की, उन गुड्स से रेवेन्यू आया, लेकिन वो एसेट डेप्रिशिएट भी तो हुआ है, तो उसकी डेप्रिसिएशन उसी साल माइनस करो। सेल की डेटर क्रिएट हुए, उन डेटर में से कुछ डेटर डूब गए, बैड हो गए, तो उन बैड को उसी साल माइनस करो। इस साल की सेल्स के कुछ डेटर्स डूब जाएंगे, उसको भी इसी साल रिकॉर्ड करो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग। ये क्या है? अब मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या है? छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर मारो। क्या? आपका क्या गुम हो गया? इतने उदास बैठे हुए आप, इतने गमगीन, इतने चुप। गुजर जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। सिर्फ 25 बाकी हैं। 4.5 तो गुजर गए, 25.5 बाकी हैं। इस दफ़ा होने भी 30 ही हैं। हाँ, क्योंकि अगर जुमे की ईद गई तो गवर्नमेंट गई। हाँ, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये ट्रेंड है कि जुमे की ईद आए ना तो उससे अगली ईद से पहले गवर्नमेंट टू एंड गॉन। तो इन्होंने ईद कितने की करनी है? 30 की। 30 की करें तो हफ्ते की बनती है। ठीक है, 31 आपके मज़हब में होता होगा, हमारे मज़हब में 30 ही है। मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बैठे हुए हैं ना। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट क्या है? छोटी छोटी चीज़ों को गोली मारो। इग्नोर मारो नहीं, क्या मारो? गोली मारो।
अब मेरे भाई हमने स्टेपलर ख़रीदा तो राइस में मिठाई के डब्बे नहीं आएंगे, ओए एसड आया एसड आया, देखो देखो कौन आया, एसड आया एसड आया, नहीं करेंगे, क्योंकि इसे क्या कह देंगे, एक्सपेंस। इतने का स्टेपलर नहीं है जितने की मिठाई आ जाएगी। तो छोटी छोटी चीज़ों को आपने एसड नहीं लिखना, क्या लिख दोगे, एक्सपेंस लिख दोगे। क्या लिख दोगे, इसे क्या कहते हैं, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं, तो पहला कौन सा कॉन्सेप्ट था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, चौथा कौन सा था, पांचवा कौन सा था, छठा कौन सा था। वेरी इंपॉर्टेंट। अब वो कोई लाइन लिख देगा और आपसे पूछेगा भाई कौन सा कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ, अगर सही सुना होगा तो सही कॉन्सेप्ट पे टिक करेंगे। ठीक है भाई, भाई पक्का, अच्छा जी भाई, बातें नहीं। अब इनमें से बता दो कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन है और कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शंस नहीं है। शहबाज लाइन पे ही रहना, आएंगे वो दोबारा। अब मज़े से आपको मैसेज करें। जी भाई, अ बिजनेसमैन परचेज अ व्हीकल फॉर हिज प्राइवेट यूज बाय ड्राइंग कैश फ्रॉम बिजनेस, हाउएवर ही आल्सो यूजेज इट फॉर कमिंग टू। भाई ऑफिस आने के लिए इस्तेमाल करो, ससुराल जाने के लिए शरोज़ की तरह इस्तेमाल करो, हमें कोई फ़र्क। बिजनेसमैन ने एक व्हीकल ख़रीदा फॉर हिज प्राइवेट यूज़ और पैसे निकाले बिजनेस से, इससे हमें फ़र्क पड़ता है। लेकिन पैसा तुम्हारा ले जाओ मेरे भाई, लेकिन हमें रिकॉर्ड तो करने दो, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है। तो बिजनेस में एसेट डाउन हो गया और ड्राइंग, क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, ओके जी ये है। ABC ने बिजली का बिल पे किया अपने किसी पार्टनर का, हाउएवर द अमाउंट इज रिकवरेबल फ्रॉम द पार्टनर, पार्टनर दे देगा वापस, ये पैसे वापस आ जाएंगे। अब इसे ड्राइंग ना कहें, इसे क्या कह दें, लोन कह दें, लोन टू पार्टनर। क्या कह दें, लोन टू पार्टनर। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है, जी है, क्योंकि बिजनेस ने लोन दिया है। फर्नीचर एंड फिक्सचर लेइंग इन द ऑफिस वर डिस्ट्रॉयड बाय, फर्नीचर वाज ओन्ड बाय वन ऑफ द एंड इट वाज नॉट इन यूज ऑफ। अब बताएं हमारा बिजनेस का एसेट जला या किसी और का, हम जाने वो जाने, वो जाने तो बिजनेस जाने या ना जाने, बिजनेस ना जाने तो फिर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं। जा बाबा जा, अपना गम तेरा गम, तेरा गम तेरा गम, तेरा गम मेरा शल जा। ठीक है, आगे आओ ना, तेरा गम मेरा गम, तेरा गम तेरा गम, तेरा गम मेरा गम, मेरा गम तेरा गम, तेरा गम मेरा गम, तेरा गम मेरा गम, मेरा गम तेरा गम, तेरा गम मेरा गम। शायरा तंग ना किया कर, हम भी अपनी एज के बड़े अजीब इंसान थे। हाँ, तंग ना किया कर पप्पू को। आ गया जी। तुम्हें शक तो होता होगा इसका रोज़ा है भी या नहीं। प्रोप्राइटर प्रोवाइड्स अ जनरेटर टू द ऑफिस, generator is presently not working and it would have to be repaired before it can be.
मालिक ने जनरेटर ऑफिस वालों को यानी बिजनेस को दे दिया, चले ना चले, कैपिटल तो आ गया, थोड़ा बहुत रिपेयर करके चल पड़ेगा। क्या ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है या नहीं? ये है। बैलेंस रिकवरेबल था एक एम्प्लॉय से, वो फौत हो गया, हमने राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ मीन एक्सपेंस, लेना था नहीं आएगा तो डूब गया, ये बिजनेस का एक एक्सपेंस है, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन है। बेटा बातें नहीं। ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट एक क्रेडिट होता है। डेबिट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्रेडिट एक से, लेकिन डेबिट क्रेडिट की अमाउंट बराबर होनी चाहिए। तो ड्युअलिटी का मतलब हर कॉन्सेप्ट में एक, हर ट्रांजैक्शन में एक और एक, इसे कहते हैं क्या? ड्युअलिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहते हैं? अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ये आमतौर पे 12 महीनों का होता है। कभी कभार स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये 12 महीनों से कम भी हो सकता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? जिसे माजी में आपने रिकॉर्ड किया हो। लिखें, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मीन जिसे आपने बोले माजी में रिकॉर्ड किया हो। जी शहबाज साहब, अब आप ऑनलाइन हैं या नहीं है? हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? जिसे माजी में, माजी की में जिस फिगर पे रिकॉर्ड किया वो इसकी कौन सी कॉस्ट है? हिस्टोरिकल मीन हिस्ट्री से, हिस्ट्री मीन पास्ट, हिस्ट्री मीन पास्ट। जो नहीं बताना वो बोंगी नहीं मारनी, वो नहीं करना। हेडिंग बनाएं, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? जो अकाउंटिंग पॉलिसी या जो अकाउंटिंग मेथड, लिखें, जो अकाउंटिंग पॉलिसी या जो अकाउंटिंग मेथड अडॉप्ट किया जाए उसको कंसिस्टेंट बेसिस पर अप्लाई किया जाए, उसको बोलें कंसिस्टेंट बेसिस पर अप्लाई किया जाए। हाँ अगर ज़रूरत पड़े, हाँ अगर ज़रूरत पड़े तो इस अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग मेथड को, इस अकाउंटिंग पॉलिसी बोलो या अकाउंटिंग मेथड को चेंज भी किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट को यहाँ नहीं देना चाहिए था, लेकिन अगर दे दे तो हमने कैसे हैंडल करना है ध्यान से देखिएगा।
सब्सटेंस कहते हैं हकीकत को, सब्सटेंस कहते हैं हकीकत को, और फॉर्म कहते हैं कानून को। किसको? हकीकत जीत गई कानून से, हकीकत जीत गई, हकीकत ऊपर है, ओवर मीन जो डोमिनेट कर जाए, हकीकत जीत गई कानून से। बात समझिएगा, मेरा कोई दोस्त हो और वो 5 कनाल के घर में रहता हो और वो चला जाए कनाडा इमिग्रेशन लेकर और मुझे कह जाए यार अंसारी तू इधर शिफ्ट हो जा, और मैं 25 साल से इस घर में रह रहा हूँ। कितने साल से? 25 साल। तो 25 साल से दाएं बाएं के लोगों ने मेरे दोस्त को देखा या मुझे देखा, तो वो क्या समझते होंगे ये घर किसका है? मेरा है। तो इसे कहते हैं हकीकत। हालांकि कानूनी तौर पे ये घर मेरे दोस्त का है। हकीकत जीत गई। अब जो मिसाल दे रहा हूँ इसको ज़रा सीरियस नोट पे लीजिएगा, किसी मजाक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि मैं जिसे जाऊँ बेटे दूँ, जिसे जाऊँ बेटियाँ दूँ, जिसे जाऊँ दोनों दूँ, और जिसे जाऊँ उस जोड़े को बे औलाद रख लूँ। ये मेरे अल्लाह की कुदरत है, मेरे अल्लाह का निज़ाम है, ठीक। लेट्स से कि किसी शख्स के कोई औलाद नहीं हुई, उसके भाई ने उसको अपना एक बच्चा दे दिया, ठीक है। अब मिस्टर ए बे औलाद है, मिस्टर बी के औलाद है, इन्होंने अपना एक बच्चा इन्हें दे दिया, तो इन्होंने उस बच्चे को क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। अब सारे ख़ानदान में ये बच्चा जो अडॉप्टेड एक्स है ये इनकी औलाद समझा जाता है। ये क्या है? हकीकत। जबकि कानूनी तौर पर ये किसका बच्चा है? मिस्टर बी का। तो कौन जीत गई? हकीकत जीत गई कानून से, अकाउंटिंग करते हुए। हकीकत जीत गई अकाउंटिंग करते हुए। अब मैंने इन भाई से एक एसर ले लिया 40 साल के लिए, ये एसी ले लिया, इसकी टोटल उम्र थी 45 साल। अब बताएं इस एसर की ज़्यादातर ज़िंदगी कौन इस्तेमाल कर रहा है? मैं कर रहा हूँ। तो फिर सारी दुनिया क्या समझेगी ये एसर किसका है? अंसारी का है। इसे क्या कहते हैं? हकीकत। हालांकि कानूनी तौर पे ये एसर इनका है। अब मुझे बताएं कौन इसे अपनी बैलेंस शीट में एसर लिखेगा, मैं या ये? मैं लिखूंगा, ये नहीं लिखेंगे। अकाउंटिंग किस पर चलती है? हकीकत पर। और हकीकत में ये एसर किसके पास है? अंसारी के पास। तो एसर रिकॉर्ड भी कौन करेगा? और ये अपनी बुक से इस एसर को निकाल देंगे। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म का मतलब हकीकत जीत गई। तो अकाउंटिंग कानून पर चलती है या हकीकत पर? तो लिखें हकीकत जीत गई कानून से। नहीं भाई, हकीकत जीत गई कानून से। हकीकत जीत गई कानून से। हकीकत जीत गई कानून से। लिखें अकाउंटिंग हकीकत पर रिकॉर्ड होती है, कानूनी नुक्ते पर रिकॉर्ड नहीं होती। अकाउंटिंग बोले हकीकत पर रिकॉर्ड होती है, कानूनी नुक्ते पर रिकॉर्ड नहीं होती। कल इंशाल्लाह आकर आपको इन्हीं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के MCQs करवाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।